My name is Rajkumar Sharma. My initial is RKH. I am BTech from IIT Dhanbad. I have 10-year experience in teaching field of IIT JEE Mains, IIT JEE Advanced, NTSC, IPHC exam and INPH exam. And I am author of Riddle Solution. तो आज हम लोग JEE Mains के लेवल का एक सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड होके बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम लोग दो अप्रोच से डिस्कस करेंगे, एक इम्पल्स अप्रोच से और एक सिंपल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के हेल्प से। ओके, इसमें कह रहा है कि एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसका मास m है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इसको वेलोसिटी v0 दी जाती है और इसको कनेक्ट करने वाली जो रस्सी है उस रस्सी का स्ट्रिंग का नेचुरल लेंथ 2l के बराबर है और इसके बीच की दूरी लेंथ l है। इसका मतलब कि इस पोजीशन पे स्ट्रिंग क्या है, स्लैक कंडीशन में है, क्योंकि रस्सी का लेंथ 12 है और बीच की दूरी l है। इसका मतलब कि l लेंथ रस्सी स्लैक कंडीशन पड़ी हुई है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल जस्ट आफ्टर व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स टॉट। जब स्ट्रिंग टाइट होती है तो उसके तुरंत बाद दोनों पार्टिकल की स्पीड बताइए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सेकेंड अप्रोच में हम लोग इम्पल्स इक्वेशन का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। ओके, तो मेथड्स 1, तो इस मेथड्स में देखिए स्ट्रिंग है, तो ये जो पार्टिकल है जैसे से इधर जाता जाएगा रस्सी का लेंथ बढ़ने लगेगा, लेकिन रस्सी तब टाइट होगी जब इस पार्टिकल और इस पार्टिकल की बीच की दूरी कितनी हो जाए, 12 हो जाए। लेकिन तब तक ये जो रस्सी होगी स्ट्रेट लाइन पे मोशन करता रहेगा। ओके, क्योंकि रस्सी स्लैक है तो रस्सी में टेंशन नहीं होगा और जब रस्सी में टेंशन नहीं होगा तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और ऐसे ही जाता रहेगा, ऐसे ही जाता रहेगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब रस्सी का लेंथ 12 हो जाएगा, नेचुरल लेंथ अटेंड करेगा और इस पार्टिकल अभी भी यहीं पर रहेगा। तो 12 लेंथ अटेंड करने के जस्ट बाद और जस्ट पहले की अगर हम बात करें तो जस्ट पहले रस्सी स्लैक है और जस्ट आफ्टर रस्सी टाइट होगी। तो जस्ट पहले अगर रस्सी स्लैक है तो टेंशन 0 है हर जगह। तो जस्ट पहले ये कंडीशन जस्ट बिफोर की है तो यहाँ पे वेलोसिटी v0 दिखेगी एंड जस्ट आफ्टर जो कंडीशन आएगा उसमें रस्सी टाइट होगी। जब रस्सी टाइट होगी तो इस पार्टिकल पे फोर्स तो रस्सी के डायरेक्शन में लगेगा, इस पार्टिकल का फोर्स रस्सी के डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी और ये सही भी तो है कि जिधर फोर्स लगता है वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में आती है। नहीं, इसका मतलब ये है या वेलोसिटी का चेंज भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी और इस पार्टिकल की वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा ना वही चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, वो अनचेंज होगा। और क्यों अनचेंज होगा? क्योंकि उधर फोर्स का कंपोनेंट नहीं जा रहा है। तो चलिए, अगर मैं कहूँ कि एंगल थीटा है तो इस वेलोसिटी को मैं v0 cos थीटा बोलूँगा और इस वेलोसिटी को मैं v0 sin थीटा बोलूँगा, v0 sin थीटा बोलूँगा। ओके, तो जैसे ही रस्सी टाइट होगी, टाइट होने के तुरंत बाद ये वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि टेंशन इधर आ रहा है, चेंज होगी मतलब इसका इस वैल्यू कम होगी, बट ये वेलोसिटी अनचेंज रहेगी। क्यों? क्योंकि टेंशन परपेंडिकुलर है और इसके पास वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो टक्कर कह रहा है स्ट्रिंग के टाइट होने के डिट इंटरवल के बाद जस्ट बाद क्या हो रहा होगा, तो आप ऐसे शो करेंगे, इस तरीके से शो करेंगे। ये जो पार्टिकल है इसके पास वेलोसिटी रस्सी के डायरेक्शन में आएगी, दिस इज v, और इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी वो रस्सी के डायरेक्शन में तो सेम होगा अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रिलेशन। क्यों? क्योंकि रस्सी का लेंथ चेंज नहीं हो सकता, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 रहेगा। मतलब ये वेलोसिटी v है तो ये भी v रहेगी और ये v0 sin थीटा अनचेंज रहेगा, दिस इज v0 sin थीटा अनचेंज रहेगा। तो ये जस्ट बिफोर है और ये जस्ट आफ्टर कंडीशन है। ओके, अब देखिए ये पार्टिकल भी है और ये पार्टिकल ये है। चलिए सबसे पहले हम लोग थीटा की बात कर लें कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए, अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को आप थीटा बोलोगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप बता सकते हो साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस लेंथ इज l एंड दिस लेंथ इज 12, दिस इज 1/2, नाउ थीटा इज 30 डिग्री। अब इसको उठाकर मैं यहाँ प्लेस कर दें, इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी दिस वन इज v0/2,
इसका मतलब कि स्ट्रिंग के टाइट होने के तुरंत बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी इधर होगी, इसकी वेलोसिटी भी इधर होगी, और इधर की वेलोसिटी v0/2 रहेगी। ये टाइट होने के जस्ट बाद अनचेंज रहेगा, जस्ट आफ्टर टाइम के साथ साथ चीज़ें और भी चेंज होंगी। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, इस अप्रोच में इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सिस्टम मान लूँ, अगर इसको सिस्टम मान लूँ तो इस पे टेंशन टी आप ऐसे दिखा रहे हो, टेंशन टी ऐसे दिखा रहे हो, तो क्या सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है? तो यस 0 है। तो नेट फोर्स तो 0 हर डायरेक्शन में है, इसका मतलब मोमेंटम हर डायरेक्शन में क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ चूंकि हर डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा तो फिर रस्सी के डायरेक्शन में भी कंजर्व रहेगा, तो हम लोग मोमेंटम इस डायरेक्शन में कंजर्वेशन से लगा देंगे, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, तो भी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। हालांकि आप ऐसे लगाओगे तभी भी आएगा, बट कैलकुलेशन इजी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो चलिए, तो इस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का, ये पार्टिकल रेस्ट में था तो मोमेंटम 0, इस पार्टिकल के पास मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना है? m, पार्टिकल का मास m इंटू इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन v0 cos थीटा, इट इज v0 cos थीटा इज 30 डिग्री। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देयर। इनिशियल मोमेंटम बन गया। अब रस्सी के टाइट होने के तुरंत बाद की मोमेंटम की बात करेंगे, तो तुरंत बाद की अगर मोमेंटम की बात करें तो देखिए इसका मास m इंटू वेलोसिटी, इसका मास m इंटू वेलोसिटी, तो हो जाएगा mv प्लस mv। अब इससे देखिए m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा v0√3/2, दिस इज 2v, नाउ v की वैल्यू आएगी, दिस इज v0√3/4। तो टक्कर के तुरंत बाद, टक्कर क्या रहा है, रस्सी के टाइट होने के तुरंत बाद इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी v0√3/4 आ गया, इसके पास से v0√3/4 आ गया, बट इसके पास एक और वेलोसिटी है v0/2। तो कोई पूछे कि पार्टिकल B की नेट वेलोसिटी बताइए, तो पार्टिकल B की जो नेट वेलोसिटी होगी दिस वन इज v0√3/4, वो तो यही होगी। लेकिन कोई पूछे कि पार्टिकल A की नेट वेलोसिटी बताइए, A की नेट वेलोसिटी बताइए, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। कैसे? देखिए, अंडर रूट ऑफ v का स्क्वायर प्लस v0/2 का होल स्क्वायर, दिस इज v0²/4 प्लस इसका स्क्वायर करिए v का स्क्वायर, तो आंसर बनेगा 3v0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16, v0 का स्क्वायर 3/16, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 4 यहाँ पे, तो 4 और 3 7, तो ये बनेगा √7/4 इंटू v0, तो दिस इज आंसर्स। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए इन दोनों पार्टिकल के पास रस्सी के टाइट होने के तुरंत बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो पार्टिकल B के पास वेलोसिटी इतनी होगी और पार्टिकल A के पास जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू इतनी होगी। ओके, अच्छा, हमने तो इसमें आपको बताया कि रस्सी के टाइट होने के तुरंत बाद दोनों की वेलोसिटी बताइए, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर बनता है, पूछता है कि बताइए रस्सी के टाइट होने के तुरंत बाद रस्सी में टेंशन कितना है, कैलकुलेट करिए। इट इज़ ऑल्सो अ बिग गुड क्वेश्चन। तो चलिए, तो इस अप्रोच में हमने पार्टिकल B की वेलोसिटी बताया, A की वेलोसिटी बताई, ठीक है। टेंशन कैलकुलेशन अभी मैं लास्ट में इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी तो हमने फर्स्ट अप्रोच में सिर्फ वेलोसिटी बताई है, टेंशन अभी एनालिसिस के टाइम पे बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए सेकेंड अप्रोच यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए, सेकेंड अप्रोच। ओके, तो दिस इज सेकेंड अप्रोच, हम लोग इधर यूज़ करेंगे सेकेंड अप्रोच, मेथड सेकेंड, इसको मेथड 2 लिख लीजिए, मेथड 2। तो इस अप्रोच में देखिएगा हम लोग इम्पल्स केस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेम आएंगे, इस वाले पे टेंशन टी आपने ऐसे दिखाया था, इस वाले पे टेंशन टी ऐसे दिखाया था, तो सिर्फ इस पार्टिकल पे इम्पल्स इक्वेशन लिखेंगे, इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स टेंशन का क्या बनेगा, टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू टी इंटू डी टी, डी टी टाइम में जो इम्पल्स है टेंशन कैसे, टी इंटू डी टी बराबर मास इंटू वेलोसिटी, तो आप लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम इनिशियल जीरो, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, इस पार्टिकल पे इम्पल्स इक्वेशन लिखेंगे, तो टी इधर है इसका, तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आप इस डायरेक्शन को प्लस मान रहे हो तो इसमें इस डायरेक्शन को माइनस मान लीजिए, तो आप लिखेंगे माइनस टी इंटू डी टी, चूँकि आपने इसको प्लस माना है तो इस डायरेक्शन को माइनस, तो माइनस टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, तो इस पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम एम इंटू वी बनेगा, माइनस ऑफ इस पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम एम इंटू वी नॉट कॉस थीटा बनेगा।
क्योंकि इधर है ये फाइनल है, तो m इंटू वी फाइनल और ये इनिशियल, तो बनेगा m इंटू वी नॉट कॉस थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, देन दिस इज √3/2। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो एम बी का टर्म यहाँ पाएगा, दिस इज माइनस एम बी इज इक्वल्स टू एम बी माइनस यहाँ से बनेगा आपका एम वी नॉट √3/2। इसको इधर भेज दीजिए, सॉल्व करेंगे, एम से एम कटेगा, ट्वाइस का टर्म यहाँ पाएगा, दिस इज वी नॉट √3/4। और आप देखिए यही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की है मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो यहाँ पे हमने दो अप्रोच से आपको बताया कि रस्सी के टाइट होने के तुरंत बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी और इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, एक मोमेंटम कंजर्वेशन से और दूसरा इंपल्स इक्वेशन से लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा इसकी एनालिसिस की कि एक्चुअल में रस्सी के टाइट होने के बाद टेंशन की हम बात कर रहे हैं वो कितना होगा। अगर आप सही से देखिए, आपके दिमाग में अगर ऐसी बात आ रही होगी कि सर T इंटू डी टी बराबर एम बी हो गया, तो T बराबर क्या होगा mb/dt, तो आप कहोगे कि सर T बराबर हो गया mb/dt, और आपको पता है कि dt तो अप्रोचिंग 0 होता है, 0, इसका मतलब टेंशन अप्रोचिंग इन्फिनिटी हो गया। तो कोई पूछे कि रस्सी के टाइट होने के तुरंत बाद टेंशन बताइए, क्या कहेंगे आप इन्फिनिटी है? नहीं, बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में ये जो मैं इन्फिनिटी बोल रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं है। तो फिर ये सब हो क्या रहा है? अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या हो रहा है। भाई ये भी आंसर सही है, मैं ये बोल रहा हूँ ये भी सही है, और मैं बोल रहा हूँ वो भी सही है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो वेट करिए, बताता हूँ क्या एक्चुअल में हो रहा है। देखिए बेसिकली हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। इसमें हो ये रहा है कि जब तक रस्सी स्लैक है टेंशन 0, एकदम ध्यान सुनिएगा, जब तक रस्सी स्लैक है टेंशन 0 है। जैसे ही रस्सी जस्ट टाइट होने वाली होगी उसके जस्ट पहले टेंशन 0 है, और जिस समय टाइट हो रही है उसमें जो टेंशन आएगा ना, टेंशन आएगा वो इनफाइनाइट नेचर का होगा, एक इंपल्सिव फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रस्सी है के डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इसको ही मिलनी चाहिए। ये तभी संभव है जब ये कंडीशन यूज हो और ये कंडीशन यूज हुआ, तो टेंशन जो आ रहा है दिस इज mb/dt, दिस इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो टेंशन इन्फिनिटी लार्ज है। इसका मतलब जिस वक्त रस्सी टाइट हो रही होगी उस वक्त जो टेंशन आया होगा, इट इज इंपल्सिव फोर्स, इट विल बी वेरी वेरी हाई, और उसी इंपल्सिव फोर्स की वजह से इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो v0√3/4 अटेंड कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 से v0√3/4 dt इंटरवल के अंदर ही अटेंड कर लेगा, उसके तुरंत बाद ये रस्सी का जो टेंशन है वो इंपल्सिव नहीं रहेगा। क्योंकि अगर इंपल्सिव रह गया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v0√3/4 से कहीं ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इनफाइनाइट फोर्स अगर 2 सेकंड के लिए लग जाए ना किसी पार्टिकल पे जिसका मास फाइनाइट हो, तो वो उसको इनफाइनाइट वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हो क्या रहा होगा? इसमें हो ये रहा होगा कि जब रस्सी स्लैक होगी टेंशन 0 होगा, स्लैक, और जैसे ही रस्सी नेचुरल लेंथ पे अपने आएगी उसके तुरंत dt इंटरवल के अंदर टेंशन इनफाइनाइटली लार्ज काम कर रहा होगा, और वो टेंशन क्या करेगा, इस पार्टिकल को ये वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा, और एक बार ये प्रोवाइड कर दिया उसके बाद अपनी वैल्यू को एब्रप्टली डिक्रीज कर देगा और फाइनाइट वैल्यू अटेंड कर लेगा। तो जब क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग टाइट, इसका मतलब वो इंपल्सिव फोर्स की बात नहीं कर रहा होता है, वो बात कर रहा होता है जो फाइनाइट फोर्स है वो कितना है। ओके, तो impulsive force will be infinite but it will act within time interval 0 to dt, but just after dt interval the force will be finite। अब बात करनी है कि फोर्स फाइनाइट जो है वो कितना है। तो अगर आपको ये टेंशन t निकालना है, लेकिन ये t अब वो t नहीं है, दिस इज द t1, रस्सी को टाइट होने के तुरंत बाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन तुरंत बाद भी तो ये वेलोसिटी, जब मैंने इस बात कभी भी बोला है कि रस्सी के टाइट होने के तुरंत बाद जो टेंशन आएगा वो फाइनाइट नेचर का होगा। अगर फाइनाइट नेचर का है तो dt इंटरवल में वेलोसिटी बहुत तेज से चेंज नहीं कर पाएगा, मतलब रस्सी के टाइट होने के तुरंत बाद ये फोर्स फाइनाइट हो जाएगा और तुरंत बाद की वेलोसिटी भी ऑलमोस्ट यही रही होगी।
अगर ऐसा है तो रस्सी के तुरंत टाइट होने के बाद इसकी वेलोसिटी वही रहेगी, इसकी वेलोसिटी भी वही रहेगी, इस डायरेक्शन वाली। बट मोशन बड़ा अजीब होगा क्योंकि ये पार्टिकल इधर भाग रहा है, ये तो ऐसे भागेगा, इसके डायरेक्शन ऐसे भाग रहा होगा, तो ये ऐसे भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहा है, तो ये तो ना तो सर्कुलर मोशन है और ना, बड़ा अजीब सा मोशन है। फिर भी उन्होंने टेंशन पूछा है। इतना मैं अच्छे से जानता हूँ कि पूरी मैकेनिक्स पढ़ाते समय जब हम लोग सर्कुलर मोशन पे आते हैं तो कहते हैं कि रेडियस कांस्टेंट है और टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स और mv² लिखते हैं, आंसर आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ ऐसा कर लें ताकि इस किसी एक पार्टिकल का मोशन सर्कुलर नजर आ जाए। अगर सर्कुलर नजर आया ना तो टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स mv²r आंसर। तो फिर सर्कुलर कैसे नजर आएगा? क्या करेंगे? किसी एक के फ्रेम पे जाएंगे, किसी एक के फ्रेम पे खड़े हो जाओ, अपना रेफरेंस फ्रेम यहाँ पर अटैच कर दो। जैसे रेफरेंस फ्रेम यहाँ पर अटैच करोगे ये रेस्ट में आ जाएगा और इस फ्रेम से इसको देखोगे तो उसका मोशन क्या होगा? सर्कुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो दूरी बढ़ ही नहीं सकती, रस्सी का लेंथ है। जब रस्सी का लेंथ है वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, तो इसका मोशन इसके फ्रेम में सर्कुलर आएगा और सर्कुलर आ गया तो हमें इक्वेशन लिखना आता है टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स इक्वल्स टू mv²r, देन आंसर। और टेंशन रियल फोर्स है, फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, तो चाहे आप यहाँ से लिखो चाहे ग्राउंड फ्रेम से लिखो, बोथ आंसर विल बी सेम। ओके, तो चलिए, तो लेकिन जब आप इस पे खड़े होगे और यहाँ से इसके मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो इस पर सूडो फोर्स भी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है। और रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर ये है ना, तो इसको जो देखेगा वो वेलोसिटी लिखोगे नहीं। और रियल टेंशन इज रियल फोर्स विल नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो चलिए आप इस फ्रेम से इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। इस फ्रेम से करें, इस फ्रेम पे खड़े हो कोई बात नहीं, लेकिन इसका ग्राउंड फ्रेम में जो एक्सेलरेशन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। और कोई पूछे कितना होगा तो दिस A1 इज T1/m, दिस इज T1/m। और इस फ्रेम से जब आप इसको देखोगे तो इसका मोशन, ये पार्टिकल यहाँ पे रस्सी का लेंथ 12 है एंड दिस इज फिक्स, दिस इज फिक्स। तो रस्सी का लेंथ 12 है, ये पॉइंट फिक्स है। इसके फ्रेम से एक्सेलरेशन A1 है, सूडो फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा, तो क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब इस मास को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m से m करके आ गया T1, तो इस पर एक सूडो फोर्स आएगा जो कि इस डायरेक्शन में आएगा, वो होगा T1 के बराबर। और ये टेंशन रस्सी का टेंशन है वो तो रहेगा ही क्योंकि वो रियल फोर्स है। तो इस पार्टिकल पे एक तो टेंशन T1 काम करेगा और दूसरा सूडो फोर्स काम करेगा इस पार्टिकल पे इसके फ्रेम से, जो कि इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन होगा। तो इसका एक्सेलरेशन इतना है और मास सेम है, तो mm कट के T1 आ गया, तो सूडो फोर्स T1 काम करेगा। लेकिन इस फ्रेम से जब आप देख रहे होगे तो इसके ऊपर ये दो फोर्सेस काम करेंगे और इस फ्रेम से इसकी जो वेलोसिटी आएगी, जब ये वेलोसिटी भी रिवर्स करके यहाँ पे लगाओगे तो ये भी इस v को कट कर देगा। ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, तो इसके फ्रेम से इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो ये भी रिवर्स होकर ऐसे आएगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो बच गया v0/2। तो दिस इज v0/2। देखिए मोशन सर्कुलर हो गया, इसके फ्रेम से इस पार्टिकल का मोशन सर्कुलर हो गया। तो टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स mv²r। तो इस फ्रेम से जब इसको देखेंगे तो जो फोर्स आएगा दिस इज 2T1 इज इक्वल्स टू मास m इंटू v², तो v0/2 का होल स्क्वायर अपान रस्सी का लेंथ कितना है 12। नाउ कैलकुलेट करिए तो टेंशन की वैल्यू आ गई mv0² अपान, यहाँ से 4 का टर्म आएगा, यहाँ से 8 बन जाएगा, यहाँ 16। दिस इज आंसर। तो रस्सी के टाइट होने के बाद दिस इज फाइनाइट वैल्यू आ गया ना, क्योंकि मास फाइनाइट है, वेलोसिटी फाइनाइट है, 16 फाइनाइट है, देन टेंशन विल बी फाइनाइट। इसका मतलब इस पूरे मोशन में क्या हो रहा होगा, तो जिस वक्त रस्सी, जब तक रस्सी टाइट नहीं होगी, स्लैक रहेगी, तब तक ये स्ट्रेट लाइन मोशन करता रहेगा। और जैसे यहाँ पे आएगा रस्सी अपने नेचुरल लेंथ पर आएगी, उसके तुरंत पहले इसकी वेलोसिटी v0 ही रहेगी, बट इसकी 0 रहेगी। लेकिन रस्सी के तुरंत टाइट होने के बाद इसकी वेलोसिटी बदल के √7/4 v0 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी √3/4 v0 रहेगी। रस्सी के टाइट होते टाइम पे रस्सी का टेंशन इंपल्सिव होगा, इनफाइनाइट नेचर का होगा, और रस्सी के टाइट होने के तुरंत बाद यहाँ का टेंशन एब्रैक्टली अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, कम करेगा और एक फाइनाइट वैल्यू अटेन कर लेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको जस्ट आफ्टर टेंशन कैलकुलेट करके दिखा दिया और इसके मोशन की एनालिसिस कर ली। ओके, थैंक यू।